गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीकॉम थर्ड ईयर की हमारी बिजनेस मैनेजमेंट की हम क्लास में आज बात करेंगे। 2 यूनिट हमारी कंप्लीट हो चुकी थी इंडस्ट्री लॉ की। यूनिट थर्ड में हमारे टॉपिक आपको बताए थे मैंने। एक तो मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 है, तो मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936। तो पहले हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि मजदूरी भुगतान अधिनियम क्या है। तो मजदूरी भुगतान अधिनियम वो अधिनियम है जिसमें श्रमिक कार्य करने के बाद कुछ मजदूरी प्राप्त करता है, और कुछ जगह तो मजदूरी सेम डे प्राप्त हो जाती है, ठीक है। कुछ जगह मजदूरी वीकली प्राप्त होती है, सप्ताह में, और कुछ जगह मजदूरी 15 दिन के अंदर 15 दिन में के बाद प्राप्त होती है, और कई जगह मंथ की समाप्ति के बाद प्राप्त होती है, ठीक है। अब इनमें भी कंडीशंस आती है। जो ये मजदूरी है मंथ में जो प्राप्त होती है, ये नेक्स्ट मंथ की 1 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में हो जानी चाहिए, ठीक है। और रेलवे डिपार्टमेंट में जो एक रेलवे डिपार्टमेंट है जिनकी मजदूरी 1 तारीख से लेकर 7 तारीख के बीच में आ जाती है। बाकी सभी डिपार्टमेंट्स की ये वेजेस, ये सैलरी, ये मजदूरी 1 से 10 तारीख के बीच में उन्हें प्राप्त हो जाती है। और ये तो सीधा सी बात है कि 15 दिन कार्य करने के बाद 16वें दिन मजदूरी, 8वें दिन मजदूरी, और ये सेम डे यानी कि सुबह वर्क किया और मजदूरी, यानी कि और कुछ मजदूरी होती है आवर्स के अकॉर्डिंग, मतलब कितने घंटे कार्य किया और घंटे कार्य करके तुरंत आप अपनी मजदूरी ले दो। और कुछ चीजें होती है जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, कॉन्ट्रैक्ट्स के अकॉर्डिंग ठेका ही मुका लिया जाता है कि आप काम कब मर्जी करो, ठीक है ना। सुबह करो, दोपहर करो, शाम करो, जैसे आपको सुविधा लगे वैसे करो। कि मैंने तो ये बता दिया कि ये कार्य करना है, इसको कंप्लीट करना है, इस कैसे मर्जी करो, सुबह दोपहर शाम, 1 वर्कर लगे, 2 वर्कर लगे, 5 लगे, 7 लगे, 10 लगे, कितनी मर्जी लगे, मैंने तो इस कार्य के आपको 1000 रुपए देने हैं। भी एक बार ये मोटी सी रकम बता दी आपको एग्जांपल के रूप में। तो कुछ अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग भी प्राप्त होते हैं, उसमें आप कितने मर्जी वर्कर करो। आपको ये जगह बता दी, यहाँ पर ये चीज बनानी है, ये सिस्टम बता दिया, ये मटेरियल ला दिया, और कुछ चीजों में तो विद मटेरियल भी मजदूरी बात हो जाती है कि मटेरियल भी आपका, लेबर भी आपकी, इवन देन प्लस जो भी आपको उस वस्तु को बनाने के लिए किसी प्रकार की कोई भी सामग्री चाहिए, या कोई भी पैड चाहिए, या कोई भी ये मशीन चाहिए, तो वो सब आपकी, सब कुछ आपका है। मेरे को तो ये बताओ कि फला चीज, यानी कि जैसे अपने कह रहे थे कि ये कमरा तैयार करना है, ठीक है ना, इसमें कितनी ईंटें लगेगी, कितना सीमेंट, कितनी बरेती, कितनी बजरी, कितनी टाइल्स, लाइट की फिटिंग कितनी लगेगी, लेबर कितनी लगेगी, क्या क्या मशीन चाहिए आपको, वो सब कुछ हेडक कितनी। मैंने तो आपको जगह बता दी कि ये 12 बाई 12 का आपको कमरा रेडी करना है, और आरसीसी छत डलनी चाहिए, ठीक है, ये बातें खोल ली। और फ्लोर टाइल का फर्श रहना चाहिए, जो फ्लोर टाइल 2x2 की होनी चाहिए, उसका बॉर्डर 6 इंच का होना चाहिए। ये सब बातें हमने जैसे पहले कॉन्ट्रैक्ट्स में कर ली, ठीक है ना। लाइट की फिटिंग भी कम से कम, लाइट की फिटिंग 4 कोनों में होनी चाहिए, ठीक है, और 2 स्विच होने चाहिए, 2 प्लग होने चाहिए। ये सब जैसे हमने जो भी अपनी को आवश्यकता है वैसी बातें कर ली। अगले साथ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, उसने अपना पैसा बता दिया कितना रुपया, तो उसके हिसाब से उसको ठेका दे दिया, ठीक है ना। और लाइट की फिटिंग के लिए जो वायरिंग लगेगी, या अलग अलग मिस्त्री को ठेका दे दिया, वो जैसे हमने बात की, ठीक है ना। तो वो कॉन्ट्रैक्ट्स के अकॉर्डिंग हो जाती है, मजदूरी उन्हें मिल जाती है। तो लेकिन यहाँ है मजदूरी भुगतान अधिनियम, जो वही बात हो रही है भुगतान से संबंधित। तो इससे संबंधित कुछ नियम है, कुछ उद्देश्य हैं, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं कि मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 श्रमिकों के लिए एक नया जीवन लेकर आया है, जिसके परिणाम स्वरूप भारत का श्रमिक अपने शोषण मुक्त जीवन से काफी सीमा तक निकल के आ भी चुका है, बाहर भी आ चुका है। पहले क्या था, शोषण हो रहा था उनका कि कार्य कर लिया 15 दिन, मजदूरी 30 दिन, अगले 15 दिन बाद में 30वें दिन आगे मिलती, फिर आगे काम कर लिया, या बनते उनके 3000 रुपए हैं, आज 2000 रुपए ले जाओ, 1000 बाकी छोड़ दिए,
ठीक है। फिर उसके बाद फिर 15 दिन काम कर लिया, टोटल उनके 4000 हो गए, उन्हें कह दिया फिर 2000 ले जाओ, 2000 फिर पेंडिंग रह गई। ठीक है, ऐसे करते करते उनके पैसे क्या होते थे, डूबते ही थे, उनके पैसे डूब जाते थे। क्यों? उन्हें जो लेबर क्लास है उन्हें अगर इतनी कैलकुलेशन आने लग जाए, कुछ एक लोग हैं जो कैलकुलेशन कर लेते हैं, कुछ एक लिख भी लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो पुराने टाइम के जैसे जो अनपढ़ थे तो भी उनका शोषण हो रहा था, उन्हें पता ही लगता था। उन्हें जितना आवश्यकता थी, ठीक है, उतना तो ना देके उनके कम दे देते थे और कह देते कि हाँ कि आपका पैसा हो गया। और सबसे बड़ी बात जो उनका जो शोषण हो रहा था, उनसे 12-12 घंटे क्या करवाते थे, काम करवाते थे, और कागजों में दिखाते थे कि 8 घंटे काम करवाया। ठीक है, 8 घंटे काम करवा के उतनी मजदूरी देनी चाहिए थी, लेकिन 12 घंटे काम करवा के उतनी ही मजदूरी दे रहे थे। ठीक है, आगे एक टॉपिक आएगा उनके न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, एक हमारा हमने यूनिट 4 में है, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये इस तरीके से शोषण हो रहा था और समय पर उन्हें मजदूरी नहीं मिलती थी। तो इसमें हम चर्चा करेंगे मजदूरी का उचित समय, मजदूरी में से कुछ काटी जाने वाली राशि, वो भी सब बातें इसी अधिनियम में बात की जाएगी। तो इस अधिनियम का जो मुख्य उद्देश्य यह है कि श्रमिक को उचित, पर्याप्त, वैज्ञानिक विधि और तरीके से अपनाते हुए उनके कठिन श्रम और दिए गए समय की उचित एवं न्याय संगत पर्याप्त मजदूरी उचित समय पर मिल सके, यही इस अधिनियम का जो मुख्य उद्देश्य है। इसके जो कुछ ऑब्जेक्टिव्स है वो मैं आपको बता रहा हूं कि विश्व स्तरीय श्रमिक एकता के परिणाम स्वरूप श्रमिक वर्ग स्वयं के शोषण से मुक्त होने के लिए इस अधिनियम की मांग कर रहे थे। तो मांग कर रहे थे तो ये अधिनियम बन भी गया, और विश्व स्तरीय औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप इस अधिनियम की मांग उठी। इस अधिनियम को जो बनाने का जो मुख्य उद्देश्य है, औद्योगिक क्रांति के परिणामों को सुखद बनाने के लिए, औद्योगिक क्रांति के परिणामों को सुखद बनाने के लिए भी यह अधिनियम बनाया गया। श्रमिकों को शोषण मुक्त करने का इनका सबसे पहला और मस्ट उद्देश्य रहा है, और औद्योगिक अशांति के कारण भी विश्व के मजदूर एक हो जाओ के नारे के परिणाम स्वरूप भी यह अधिनियम बना। उसके बाद उचित समय पर उचित मजदूरी का भुगतान दिलाना, श्रमिकों को ऋण ग्रस्तता से बचाना। क्यों? वो क्या करते थे, काम तो वो खूब करते थे, लेकिन मजदूरी कम मिलती थी और समय पर नहीं मिलती थी, जिसके कारण वो उनको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी तो जीनी है, इसके अलावा घर में क्या नहीं खर्चे होते ही रहते हैं। किसी प्रकार की कोई शादी आ गई, किसी को कोई डेथ हो गई तो वहां जाना है, किसी के कोई और कार्य हो गया, तो उनको पैसे की आवश्यकता थी, वो क्या करते थे, एक दूसरे से मांग कर काम चलाते थे, तो जिसके कारण वो कर्ज मुक्त हो जाते, कर्जदार हो जाते थे। और कई बार कोई बड़ा फंक्शन आ गया तो वो किसी बानिए के पास या किसी क्या कहते हैं पैसे वाले व्यक्ति के पास जाते और उससे अपनी जमीन या अपना मकान या अपनी कोई भी चीज गिरवी रख के और पैसा उधार देते थे, जिससे वो कर्जदार हो जाते थे। और उनके पास खुद का पैसा जब इतना भर रहा होता था, लेकिन उन्हें समय पर न मिलने के कारण ये परेशानियां झेलनी पड़ती थी। इसके बाद मजदूरी में से अनावश्यक कटौती को समाप्त करना इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद मजदूरी भुगतान के दोषपूर्ण पद्धति को मुक्त करना, फिर शताब्दी से चले आ रहे शोषण को मुक्त करना, विश्व स्तरीय विकास की दौड़ को रचनात्मक एवं संरचनात्मक दृष्टिकोण प्रदान करना, और नियोक्ता एवं श्रमिक एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है ना, तो इन सब चीजों का इस अधिनियम में मेन उद्देश्य रहा है। तो कल हम इसके मजदूरी भुगतान से संबंधित जो वैधानिक प्रावधान है, रूल एंड रेगुलेशंस है, उनके बारे में चर्चा करेंगे कि मजदूरी भुगतान का उत्तरदायित्व किसका बनता है, उसकी अवधि का निर्धारण कब होगा, उसका मजदूरी भुगतान का समय क्या है, उसमें से कौन सी कटौतियां संभव है और कौन सी मुद्रा में उसका भुगतान किया जाना चाहिए, जो जिस देश में प्रचलित मुद्रा है या जिस स्थान पर प्रचलित मुद्रा है उसी में होना चाहिए। ठीक है ना, ये तो सिंपल सी बात है। तो ये सब रूल एंड रेगुलेशंस के बारे में हम कल चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।